टारगेट विद PS परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के बीच में एक नए व्याकरण का नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है समास। तो आज देखेंगे समास के बारे में। समास में किस शब्द में कौन सा समास होता है, किसी समास का अर्थ क्या है, समास क्या है, समास। तो समास जो शब्द है, समास शब्द में किन किन शब्दों से, शब्द ही किन किन शब्दों से मिलकर बना है, समास का अर्थ क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, बहुत सारे शब्द इसी से बनना शुरू हो जाते हैं और ये निर्धारित है। अभी जो कि कई सारे नए नए चीजों में जुड़ गए हैं। हिंदी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी हो गया है और हर टॉपिक से पेपर में हर टॉपिक से प्रश्न भी आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास। समास का अर्थ क्या होता है, कैसे बना है। सम धन आस, क्या है, सम धन आस। सम का अर्थ जो होता है वह होता है संक्षेप और आस का अर्थ जो होता है कथन, यानी कि किसी भी बात को जो संक्षेप कथन यानी कि संक्षेप में कह देना ही आपका समास होता है। किसी को सामासिक पद भी कहा जाता है। तो समास का अर्थ क्या हुआ, सिर्फ जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ जो संक्षेप होता है के बाद, समास का अर्थ संक्षेप होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि समास क्या किससे बनता है। तो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों को, अधिक शब्दों के मेल को मेल को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। मेल को समास कहते हैं। इसी को सामासिक पद या संक्षेप कथन आदि नामों से भी वह जाना जाता है। इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कभी कभी आ जाता है पूर्व पद उत्तर पद में किस समास में कौन सा पद पहले प्रधान होता है, किस शब्द का कौन सा पद प्रधान होता है, किस शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है, कितने भागों में विभाजित होता है। तो समास के बारे में आपने जाना। और इसी समास जो सामासिक पद होता है, जो सामासिक पद होता है उसी को, सामासिक पद को जब हम अलग करते हैं तो उसे हम विग्रह कहते हैं। तो सामासिक पद है जैसे राज, इसे हम जब अलग करेंगे राजा का, तो राजपुरुष का, राजा का पुरुष, जिसमें से इसे हम पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद कहते हैं और इसको हम उत्तर पद, अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद, उत्तर पद, अंतिम पद या द्वितीय पद के नाम से जाना जाता है कौन सा, बाद वाला। तो ये दो शब्दों के योग से या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उसे सामासिक पद या संक्षेप कथन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब होता है गागर में सागर भरने की बात, यानी कि बहुत बड़े, जैसे कोई आधा वाक्य हो, जैसे उसे हम ज्यादा शब्दों में ना कह करके कम शब्दों में हम कह दें तो वही आपका सामासिक पद कहलाता है, जिसे संक्षेप कथन के नाम से भी जानते हैं या संक्षेप कहा जाता है। जैसे दे दिया जाता है आपको पीताम्बर, जब आप उसका विग्रह करते हैं तो यही कहते हैं कि पीला है वस्त्र जिसका अर्थात। तो इतने बड़े को हम क्या करते हैं, कम शब्दों में कर देते हैं, वही आपका क्या होता है, समास होता है। तो देखेंगे कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है और कैसे हम समझेंगे कि कौन से शब्द का पहला पद प्रधान होता है, कौन से शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है। तो समास का अर्थ हुआ संक्षेप। इसके बाद
समास का विलोम क्या होता है? व्यास। बहुत पूछा भी जाता है, तो एक प्रश्न आपका ये भी बन गया कि समास शब्द का विलोम क्या होता है? व्यास। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और समास किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम धन आस। इसके बाद अब आप देखेंगे कि समास के जो पद होते हैं, एक पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद, और दूसरा जो आपका है से हम उत्तर पद या अंतिम पद या प्रथम पद या अंतिम पद, पहला पद या दूसरा पद। तो जो आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे दे दिया गया रसोई घर, रसोई घर, तो आपका रसोई जो है, इसे चाहे आप पूर्व पद कहिए, चाहे प्रथम पद कहिए, चाहे पहला पद कहिए, और जो घर है आपका, उसे आप चाहे उत्तर पद कहें, चाहे अंतिम पद कहें या दूसरा पद। तो समास में यही जानना होता है, आपसे पूछ लिया जाता है जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, या जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आप जानते रहेंगे तब, यानी कि धन के पहले वाले का भाग, जिसमें कोई ना कोई शब्द आपके योजक बीच में लग जाते हैं, उसके आगे और पीछे पहले वाले को पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद, और दूसरे वाले को उत्तर पद, अंतिम पद या दूसरे पद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो समास का जो पूर्व पद उत्तर प्रधान है, इसके आधार पर हिंदी में जो समास के भेद होते हैं, वो हिंदी में जो समास के भेद हैं कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, और नंबर 6 आपका बहुव्रीहि समास। अब आपको देखना है कि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, जहां से आपके प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज यहीं पे ध्यान में रखना है, समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6, लेकिन मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 4। मुख्य रूप से अगर पूछ ले तो समास के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहीं पे देखेंगे आप। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 आपका द्वंद्व समास, और नंबर 4 आपका बहुव्रीहि समास। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कभी यहीं से आपको दोनों, अगर आपसे पूछ लिया जाए समास के कितने भेद होते हैं? 6, लेकिन मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 4। कैसे? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, चाहे पहला पद कहिए, पूर्व पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान, और अब बहुब्रीहि समास का दोनों पद, ऐसे ही दे देता है लोग पूरा ना पढ़ के, दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो। क्या हो?
दोनों पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। तो इसके आधार पे आपने देखा, इसलिए क्योंकि इन दोनों के भी तत्पुरुष समास के भी उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय के और द्विगु समास के, इसीलिए ये दोनों समास को इसके अंतर्गत रख दिया गया। तो मुख्य रूप से जो समास के भेद होते हैं, मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन हिंदी में समास के जो भेद होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इसमें हम देखेंगे कि पहला समास जो अव्ययी भाव समास है, इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दो दा है, अगर कंफ्यूजन है तो भी तो दा दो दा, यानी इस समास के दोनों पद क्या है, प्रधान है। और बहुब्रीहि समास के दोनों पद क्या होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि दोनों पद चाहे अप्रधान हो, तो जब दोनों पद अप्रधान होंगे तो दूसरा कोई प्रधान होगा, यानी कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह अव्ययी भाव समास, या जिस समास के अन्य पद प्रधान होते हैं सॉरी उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके आधार पे आपने देखा, जिसमें आज हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के पहचानने का तरीका कैसे जानते हैं। इस समास में अव्ययी भाव समास का जो पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास के जो प्रधानता की बात आती है तो इसका अंतिम प्रधान होता है। और कारक के आधार पर इस समास के 6 भेद होते हैं, यानी कि कारक के आधार पर, कारक के आधार पर इस समास के कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद। के आधार पे जो आपके 6 भेद होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कर्म कारक, जिसे कहा जाता है द्वितीय तत्पुरुष समास, इसके बाद तृतीय तत्पुरुष समास करण कारक, चतुर्थी को संप्रदान तत्पुरुष समास, पंचमी को अपादान तत्पुरुष समास, षष्ठी को संबंध तत्पुरुष समास और सप्तमी को अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। के बाद कर्मधारय समास की बात आती है तो इसके भी आपके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और आपके द्विगु समास के जो होते हैं इसके आपके 2 भेद होते हैं, आगे आप जानेंगे जब विस्तृत बताया जाएगा। द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं और बहुब्रीहि समास के भी आपके 4 भेद होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद, कर्मधारय समास के 4 भेद, द्विगु समास के 2 भेद, द्वंद्व समास के 3 भेद और बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर विभाजन होता है। कर्मधारय समास के जो भेद होते हैं क्या, उसमें विशेष, विशेषण, विशेषण के आधार पे पूर्व विशेषण, बाद में विशेषण, इसके आधार पे 4 भाग। द्विगु समास में 2 तरीके से आपके भेद होते हैं। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व के आधार पे 3 भेद होते हैं। बहुब्रीहि समास के भी ऐसे ही आपके 4 भेद होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले, आज सबसे पहले जो चीजें हम इसमें जानेंगे, आप देखें कि जो द्विगु समास है उसमें कहा जाता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तो भी वह द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास में कहा जाता है कि जिस समास के दोनों पद समान हो या विलोम हो, समानार्थक हो, या आपके साथ दोनों शब्द एक साथ जोड़ने के बाद उसमें बहुत सारे शब्द समाहित हो जाते हैं, जैसे दाल रोटी कह देने पे दाल रोटी में संपूर्ण भोजन की बात आ जाती है, तो उसके आधार पे आपके द्वंद्व समास होते हैं। पहचानने के जो तरीके हैं अभी बताते हैं। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास देखेंगे कि अव्ययी भाव समास जो कहता है, पहली बात इसके बारे में जानेंगे कि किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रति, यथा, से, आ, हर,
पूर्व अनुरूप। इसी तरह के बहुत सारे आपके उपसर्ग वाले शब्द अगर शब्दांश किसी शब्द में लगे होते हैं तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आपका आ जाता है प्रति से, देख लीजिए, प्रतिदिन या यथाशक्ति, बेमतलब, आजन्म, भर पेट। कभी कभी आपके वर्तनी शुद्धि में पेट भर भोजन किया जाता है कि भर पेट भोजन किया जाता है। पूर्व, पूर्व का एक आध उदाहरण देखेंगे, जैसे पूर्वोक्त, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। ध्यान में रखना है एक आपका मनमाना, यहीं पे एक शब्द आता है मनमाना। इसमें आप देखेंगे कि किसी न किसी शब्द, सारे शब्द के आगे वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग लगा हुआ होता है, तो वो शब्द आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और एक शब्द जो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा कि मनमाना, एक ऐसे ही मिलता जुलता शब्द आता है मन चाहा, तो दोनों में समस्या खड़ी हो जाती है। मनमाना का जब विग्रह करेंगे तो मनमाना का विग्रह होता है मन के अनुसार, यानी कि अपने मन के अनुसार जो काम करता, लोग बोलते नहीं मनमाना, तो ये मनमाना जो होगा अव्ययी भाव समास। और मन चाहा का अर्थ होता है मन से चाहना, यानी कि इसमें विभक्ति परसर का प्रयोग हुआ है तो ये कर्म सॉरी ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। यानी कि मन चाहा जो है आपका तत्पुरुष समास होगा और ये मनमाना आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। और दूसरी बात यहीं पे देखेंगे कि एक आजन्म, आ का अर्थ होता है तक, यानी कि जीवन तक, यानी कि जब तक जीवन है तब तक की बात की जा रही है। लेकिन एक शब्द आ जाता है अजन्म, हम हमेशा बताते हैं कि अगर हर्ष यानी कि ना जन्म हुआ हो तो इसके आधार पर एक आता है, आप जब पढ़ेंगे तो नए तत्पुरुष समास, यानी कि उसमें जो होता है अजन्म, किसी तरह के बहुत सारे नापसंद भी आ जाते हैं, यानी कि उसका अर्थ ही नकारात्मक होता है, नहीं के अर्थ में होता है, तो वह नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर आ दीर्घ उपसर्ग लगेगा तो अव्ययी भाव समास होगा, और आ वाला अगर हर्ष आ की बात करेगा तो आपके नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात यहीं पे जानेंगे, एक पुनरुक्ति, यानी कि जो शब्द दोहरा दिए जाते हैं, जो बोल दिए जाते हैं, तो भी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे पुनरुक्ति, यानी कि जो शब्द आगे आया है वही शब्द फिर पुनः आ जाए तो उसे हम पुनरुक्त, जो शब्द आते हैं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आ जाता है आपका हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। तो आपसे पूछ लिया जाता है, आजकल यहाँ से भी प्रश्न आने लगे हैं, तो इस तरह से पुनरुक्ति वाले शब्द अगर आते हैं तो भी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में, रात ही रात में, दिन ही दिन में, कोई भी कार्य। लेकिन ऐसे ही मिलते जुलते शब्द आपके जो आते हैं, जिसे वो भी इसी से मिलते जुलते जो आते हैं, एक वो आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। कैसे देखेंगे, बहुब्रीहि समास की जो बात की जाएगी उसमें क्या होता है, होता है पुनरुक्ति की ही तरह होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कहा जाता है कि अगर किसी शब्द में घात प्रतिघात लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे ही पुनरुक्ति वाले शब्द की तरह दिखाई देगा। जैसे दे दिया गया लाठा लाठी, क्या है, लाठा लाठी, बाता बाती, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, इस तरह के बहुत सारे शब्द आते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चले जाते हैं, क्योंकि इसमें घात प्रतिघात लड़ाई झगड़ा दिखाई दे, यानी कि लाठी लाठी से मार करना या बात बात से झगड़ा लड़ाई करना।
तो इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो बहुब्रीहि समास होते हैं, यानी कि जिस शब्द में घात प्रतिघात लड़ाई झगड़ा दिखाई दे तो वो बहुब्रीहि समास। लेकिन जिस समास में पुनरुक्ति हो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ आपके किसी कार्य का संबोधन कर दे कि रात ही रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, तो इस तरह से आपके ये अव्ययी भाव समास और ये आपके बहुब्रीहि समास। अगले वीडियो में इसी तरह से आपके तत्पुरुष समास, फिर क्रमशः ऐसे ऐसे वीडियो हर समास का अलग अलग आपको दिखाई मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।